हेलो एवरीवन। ऑडियो आर्टिकल के आज के एपिसोड में हमारा मुद्दा रहेगा, क्या देश को कमजोर करता है राज्यों के बीच विवाद। हमारा यह आर्टिकल अंतर्राज्यीय विवाद और क्षेत्रवाद के संदर्भ में है। इसमें इस मुद्दे से संबंधित पहलुओं को समग्रता से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की विशिष्ट प्रकृति के कारण इस समीकरण में हमेशा से ही संघ को राज्यों से ज्यादा पहचान और महत्व मिले हैं, भले ही एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था में स्थितियां ठीक इसके विपरीत होती हों। यही कारण है कि दक्षिण भारत के द्रविड़ आंदोलन के अपवाद के अतिरिक्त स्वतंत्र भारत में राज्यों की अपनी पहचान और अस्मिता कभी भी राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में उस प्रकार से नहीं रही जिस प्रकार भारत जैसे विविधता वाले देशों अथवा संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में देखी जाती है। हालांकि इसका ये अर्थ भी नहीं है कि हमेशा ही राज्यों की क्षेत्रीय व भाषाई अस्मिता पूरी तरह अप्रासंगिक रही हो। दरअसल भारत के जिस भाग को हिंदी पट्टी कहा जाता है उसे छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी राज्यों में सामाजिक राजनीतिक स्तर पर क्षेत्रीयता के तत्व देखे जाते हैं। महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवृत्ति ज्यादा प्रबलता से देखी जाती है। यही वजह है कि बीते दिनों महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच बेलगावी या बेलगाम जिले से संबंधित सीमा विवाद पुनः उठ खड़ा हुआ। दरअसल दोनों राज्यों ने विवाद के समाधान हेतु कानूनी रास्ता अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था और इसके बाद दोनों राज्यों में राजनेताओं के बयानों और अन्य घटनाओं के चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय अस्मिता की ये प्रवृत्तियां किस बिंदु पर आकर क्षेत्रवाद का रूप धारण कर लेती हैं और देश के सामाजिक सौहार्द के लिए एक चुनौती बन जाती हैं। क्या क्षेत्रीयता का कोई ऐसा दायरा है जिसके भीतर रहकर ऐसी प्रवृत्तियां दिखने का समाज व राष्ट्र पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा, या किसी चीज को क्षेत्रीयता की नजर से देखना अपने मूल रूप में ही हानिकारक है? तो इसलिए इस आर्टिकल में हम महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के आलोक में भारत में अंतर्राज्यीय संबंधों और इनमें अंतर्निहित क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों का परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रवाद के खतरों और उनके समाधान के उपायों का विस्तृत विश्लेषण भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को जान लेते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य सीमा विवाद दोनों राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बाद से ही चला आ रहा है। मूल रूप से ये विवाद वर्तमान कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में स्थित बेलगावी जिले को लेकर है। इस जिले को बेलगाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक के ऐसे अन्य हिस्सों को लेकर भी विवाद रहता है जहां मराठी बोलने वालों की पर्याप्त जनसंख्या है। गौरतलब है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार जब राज्य की सीमाओं को भाषाई आधार पर निर्धारित किया गया तब बेलगावी पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी के कुछ हिस्से महाराष्ट्र के अंतर्गत रहने चाहिए क्योंकि यहाँ मराठी प्रमुख भाषा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए अक्टूबर 1966 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग गठित किया था। इस आयोग ने सिफारिश करते हुए कहा कि बेलगाम और 247 गांव कर्नाटक के अंतर्गत रहने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और साल 2004 में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। दरअसल इस क्षेत्र को लेकर महाराष्ट्र के दावे का मूल आधार यहाँ रहने वाली मराठी भाषी जनसंख्या है। उनका तर्क है कि बेलगावी और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में से अधिकतर मराठी बोलते हैं। इसके अलावा वो भौगोलिक रूप से भी कर्नाटक की तुलना में महाराष्ट्र के ज्यादा नजदीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का तर्क इस विचार पर केंद्रित है कि इस क्षेत्र में रहने वाले भाषाई समुदायों को गणना का आधार बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र ने इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा किया कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों के राजस्व अभिलेख भी मराठी में ही होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक ने तर्क दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतिम है
राज्य की सीमा न तो अस्थायी है और न ही लचीली। राज्य का तर्क है कि ये मुद्दा उन सीमा संबद्ध मुद्दों को फिर से हवा देगा जिन पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी मांगों को तूल नहीं देना चाहिए। चलिए अब इस सब के बाद नजर डालते हैं दूसरे अंतर्राज्यीय विवादों पर। तो अंतर्राज्यीय विवाद के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक ही अकेले ऐसे राज्य नहीं हैं जिनके बीच सीमाओं को लेकर विवाद विद्यमान है। दरअसल आजादी के बाद समय समय पर पुनर्गठित किए गए पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच भी कई सीमा विवाद चले आ रहे हैं। इनमें एक विवाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। असम और अरुणाचल प्रदेश करीब 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। साल 1987 में गठित अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि पारंपरिक रूप से इसके निवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है। इस मामले में एक त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य न्यायालय की शरण में हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा मिजोरम, नागालैंड और मेघालय भी सीमा के मामले में असम के साथ विवाद की स्थिति में हैं। गौरतलब है कि मिजोरम अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक जिला हुआ करता था, जो बाद में अलग राज्य बना। मिजोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों से लगती है। समय के साथ सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों की अलग अलग धारणाएं बनने लगी। मिजोरम चाहता है कि ये बाहरी प्रभाव से आदिवासियों की रक्षा के लिए साल 1875 में अधिसूचित एक आंतरिक रेखा के साथ हो। ये मिजोकोन की ऐतिहासिक मातृभूमि का हिस्सा लगता है, जबकि वहीं असम का मानना है कि सीमा का निर्धारण बाद में तैयार की गई जिला सीमाओं के अनुसार किया जाए। इस वजह से असम मिजोरम सीमा एक बेहद अशांत क्षेत्र नजर आता है। यहाँ दोनों राज्यों के सुरक्षा बलों के मध्य झड़प की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इसके अलावा असम नागालैंड सीमा की स्थिति भी बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। दरअसल साल 1963 में नागालैंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्य असम के गोलाघाट जिले के मैदानी इलाकों के निकट एक छोटे से गांव मीरा पानी पर अपना दावा करते हैं। 1960 के दशक से इस क्षेत्र में हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय ने भी करीब 1 दर्जन ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां राज्य की सीमाओं को लेकर असम के साथ उसका विवाद है। तो अगर देखा जाए तो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुदूर उत्तर पूर्व या दक्षिणी राज्यों के मध्य ही नहीं है, बल्कि उत्तर भारतीय राज्यों के मध्य भी विद्यमान है। 2 उत्तरी राज्यों यानी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच परवाणु क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है। ये क्षेत्र हरियाणा के पंचकुला जिले के पास स्थित है। हरियाणा ने इस क्षेत्र की जमीन के काफी बड़े हिस्से पर अपना दावा किया है और हिमाचल प्रदेश पर हरियाणा के कुछ पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों सरचू क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। ये क्षेत्र लेह मनाली राजमार्ग से यात्रा करने वालों के लिए एक प्रमुख पड़ाव बिंदु है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा लद्दाख के लेह जिले के बीच स्थित है। तो इस सब के बाद ऐसे में एक बात जो सामने निकल कर आती है वो ये कि क्या अंतर्राज्यीय विवाद में क्षेत्रवाद की भावना निहित होती है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 2 राज्यों के बीच सीमाओं, नदियों, क्षेत्रों या किसी भी अन्य मामले में विवाद के मूल में कहीं न कहीं क्षेत्रवाद की भावना विद्यमान रहती है। भारतीय समाज ने सभी क्षेत्रीय भावनाओं से सर्वोपरि एक राष्ट्र की संकल्पना तक पहुंचने के काफी सफल प्रयास किए हैं, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता को आम जनजीवन और स्थानीय राजनीति से पूरी तरह समाप्त कर पाना संभव नहीं हो सका है। क्षेत्र की विशिष्टता वहां के लोगों के मध्य फैली हुई विस्तृत एकात्मकता की भावना से अभिव्यक्त होती है। इस एकता के स्रोत कई होते हैं, जैसे भूगोल, धर्म, राजनीति, आर्थिक विकास, भाषा, रीति रिवाज, लोकाचार, आस्था, जीवन यापन के तौर तरीके और ऐतिहासिक अनुभवों में साम्यता आदि। इन आधारों पर क्षेत्र की अस्मिता का उद्भव होता है, साथ ही क्षेत्रीय एकात्मकता का उदय होता है। इससे किसी क्षेत्र के प्रति वहां से संबद्ध लोगों में एक प्रकार की निष्ठा का भाव होता है और यही निष्ठा क्षेत्रवाद का आकार और स्वरूप प्राप्त कर लेती है, जो क्षेत्रीय राजनीति का मार्ग प्रशस्त करती है। दरअसल क्षेत्रवाद की अवधारणा में एक राज्य या क्षेत्र का हित देश के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो जाता है। हितों के मध्य टकराव, संघर्ष तथा हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। सच्चाई यह है कि राजनीतिक लाभ क्षेत्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस कारण कुछ प्रतिक्रियावादी अथवा विघटनकारी शक्तियां रणनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर प्रादेशिकता की चेतना को बढ़ाती हैं और समाज में फूट पैदा करने और हिंसा भड़काने का काम करती हैं। तो इस तरह क्षेत्रवाद का मकसद संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है।
क्षेत्रवाद को एक परिघटना तथा अवधारणा के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत लोगों की राजनीतिक निष्ठाएं एक क्षेत्र विशेष पर केंद्रित हो जाती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये धारणा राष्ट्रीय एकीकरण को क्षति पहुंचाते हुए पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। चलिए अब इस सब के बाद ये जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो अंतर्राज्यीय विवादों और इनमें अंतर्निहित क्षेत्रवाद से उपजने वाली समस्याओं के समाधान 2 स्तरों पर किए जा सकते हैं। पहला, सभी वर्तमान अंतर्राज्यीय विवादों का हल वैधानिक तथा प्रशासनिक दायरों के भीतर संवाद के माध्यम से निकाला जाए। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय विवादों को अक्सर दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें केंद्र एक सूत्राधार या तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करे। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित होने वाली अंतर्राज्यीय परिषद का उपयोग भी राज्यों के मध्य विवादों के समाधान हेतु प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। इसके अलावा इनके निवारण के लिए न्यायिक माध्यम का भी उपयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार अंतर्राज्यीय विवादों का निपटान सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। इसलिए इन मुद्दों के न्यायिक समाधान भी खोजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों के व्यापक स्तर पर समाधान के लिए समतापूर्ण राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देते हुए विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि देश का हर क्षेत्र स्वयं को राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग महसूस कर सके। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न है, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए भारत में अंतर्राज्यीय विवादों व इनमें निहित क्षेत्रवाद के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।